नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी सेहत के प्रति जागरूक रहें, इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सबका स्वस्थ किसान कार्यक्रम में। दोस्तों, जानती हूं कि होली की तैयारी में आप सभी जो है वो मशगूल हैं, इसलिए तो आपके साथ आज मैं होली खेलने आई हूँ। पर जरा ठहरिए, होली खेलने से पहले कुछ नसीहतें भी देना चाहती हूँ। देखा गया है कि त्योहार कोई भी क्यों ना हो, खान पान का प्रोग्राम तो पहले से ही जो है वो तय कर दिया जाता है और इस दौरान लोग खान पान पर भी कंट्रोल नहीं कर पाते। नतीजतन पेट में संक्रमण और पाचन की समस्या भी होने लगती है। गौरतलब है कि आमतौर पर होली के बाद सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार का भी खतरा बढ़ जाता है, लेकिन त्वचा और बालों की समस्याएं भी हो जाती हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा रहता है वो है केमिकल युक्त रंगों का। ये रंग न केवल आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, आपकी सांस की समस्याओं को भी बढ़ा सकती है। इसलिए आपको चाहिए कि आपके होली के रंग और खान पान आपके सेहत के संग हो, है ना? तो आज के इस विशेष अंक में आपके साथ हम स्वस्थ होली की चर्चा करेंगे, साथ ही बदलते मौसम में परेशान करने वाली रोग के बारे में भी जागरूक होंगे। तो हमारा आज का विषय है होली के रंग, सेहत के संग एक जागरूकता। आपके लिए विषय एक बार फिर से दोहरा दें, होली के रंग, सेहत के संग एक जागरूकता। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर बदलते मौसम में होने वाले संक्रमण या फिर आंत्र शोथ या पाचन तंत्र की समस्या से पीड़ित हैं, तो अपना प्रश्न आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर्स जल्दी से आप लिख लीजिए, 1800-113060 और 1800-113061। इन नंबर्स पर जब भी आप फोन करेंगे कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। आपकी समस्याओं के समाधान के लिए स्टूडियो में मौजूद है दो विशेषज्ञ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर BK त्रिपाठी जी। आप वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग हॉस्पिटल में मेडिसिन विभाग में कंसल्टेंट प्रोफेसर हैं। आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस मौसम में गला और पेट के अलावा और कौन से इन्फेक्शन का खतरा रह सकता है, कौन सी सावधानियां बरतें। आपका स्वागत है। और वहीं दूसरी ओर हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर SK रसानिया। आप कम्युनिटी मेडिसिन के निर्देशक प्रोफेसर भी हैं। आपसे हम रंगों के त्योहार में डायबिटिक और गर्भवती महिलाओं के सावधानी पर प्रकाश डालेंगे। आपका भी स्वागत है। तो आइए बातचीत की शुरुआत करें। सबसे पहले देखते हैं इससे जुड़ी हमारी खास पेशकश। कहते हैं एक साधे सब सधे। जी हाँ, ये साधने की बात हमारे पेट से है। जी हाँ, आमतौर पर होली हो या कोई अन्य त्योहार, थकान के साथ अधिकतर लोग बीमार हो ही जाते हैं। कारण साफ है, बिना किसी रोक टोक के खान पान और हरारत, साथ ही हाइजीनिक भोजन। बता दें, अस्वच्छ हाथ से लजीज पकवान, तली भुनी चीजें और मिठाइयाँ जहाँ नुकसानदायक हो सकती है, वहीं पेट खराब और फूड पॉइजनिंग की भी समस्या हो जाती है। गौरतलब है कि हमारा स्वास्थ्य केवल पौष्टिक भोजन खाने पर निर्भर नहीं करता, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उस भोजन को कितना पचा पाते हैं, क्योंकि पाचन वह प्रक्रिया है जो भोजन और पेय पदार्थ को ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन आमतौर पर हम कभी न कभी कुछ न कुछ खाते तो रहते हैं, लेकिन पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे शरीर में पानी की कमी हो सकती है और खाद्य पदार्थों को पचाने में काफी समस्या आती है, जिससे पेट में भोजन बिना पचा रह सकता है। ये शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर असर तो डालता ही है, फूड पॉइजनिंग और पाचन की समस्या भी खड़ी कर देता है। जी हाँ,
जिनका पाचन अक्सर खराब रहता है और जो कब्ज के शिकार रहते हैं उनमें गैस की समस्या अधिक होती है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब शरीर कुछ कार्बोहाइड्रेट को नहीं पचा पाता तब छोटी आंत में कुछ निश्चित एंजाइम की कमी हो जाती है, कुछ इस प्रकार, जिसके कारण गैस की समस्या ज्यादा बढ़ जाती है। आप नहीं जानते तो बता दें, भोजन के न पचने से छाती में दर्द और तेज जलन होती है। इसी तरह पेट फूलने के कई कारण होते हैं। ज्यादा वसायुक्त भोजन करने से पेट देर से खाली होता है, जो बेचैनी उत्पन्न कर सकता है और आप परेशान रहने लगते हैं। कई बार गर्म मौसम और शारीरिक सक्रियता की कमी के कारण पेट में तरल पदार्थ रुक जाते हैं और पेट फूलने लगता है। हालांकि कब्ज एक लक्षण है जिसके कई कारण हो सकते हैं। ये समस्या गंभीर होकर बड़ी आंत को भी जहां अवरुद्ध कर सकती है, वहीं लंबे समय तक एसिडिटी का बने रहना अल्सर के खतरे को भी बढ़ा सकता है। बहरहाल, मौका चाहे गम का हो या खुशियों का, स्वस्थ रहने का एक बेहतरीन फार्मूला है संयमित और अनुशासित खान पान। क्योंकि यदि आपका पेट खुश तो समझिए आप भी खुश, है ना? इसलिए बदलते मौसम में सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही न केवल सर्दी जुकाम बल्कि पेट की बीमारियों के साथ मोटापा का भी कारण बन सकती है। इसलिए स्वस्थ वातावरण के साथ स्वस्थ जीवन जिएं और हाँ, याद रखें, व्यायाम, ध्यान और योग जो बना सकता है आपको निरोग। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। तो अभी आपने देखी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट, और अब आइए कार्यक्रम में चर्चा की जो है वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे डॉक्टर असानिया का। डॉक्टर असानिया, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस मौसम में होने वाले तमाम जो वायरल इन्फेक्शन है, अगर उनकी बात करें तो वो कौन कौन सी समस्याएं जो हैं, जो परेशानियां हैं, वो कौन कौन सी पैदा कर सकते हैं, और साथ में अगर इसके अंदर होली का जैसे अब त्यौहार भी नज़दीक ही है, इसमें होली खेलना जो है वो कितना सेफ रह सकता है? सर्वप्रथम मैं अपने सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका प्रश्न ऑलरेडी काफ़ी सारे उत्तर, इसका प्रश्नों का जवाब इस छोटी सी डॉक्यूमेंट जो दिखाया उसमें दिखा दिया है। होली के समय, क्योंकि इस समय मौसम भी बदल रहा है, मौसम बदलता है तो मौसम के बदलने के साथ में मौसम से बदलने वाली सारी बीमारियां इस समय होती हैं। ख़ासतौर से इस दौरान में, क्योंकि सीधे सर्दी से धीरे धीरे गर्मी की तरफ आ रहे हैं, तो वायरल फीवर्स काफ़ी कॉमन होते हैं। गला खराब, सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा होना, वायरल फीवर्स, पूरे शरीर में दर्द होना, ये सब चीज़ें समस्याओं के साथ इस मौसम, बदलते मौसम में ये सब चीज़ें होती हैं। दूसरा, आपने बोला रंगों की सावधानी क्या बरतें। जी, बिल्कुल। रंगों की सावधानी के सिलसिले में दो चीज़ें हैं होली में, क्योंकि होली तो त्यौहार है जिसमें खुशी का त्यौहार है, और रंगों के बिना तो होली बेकार है। तो होली में सब चीज़ें हैं कि जब होली खेलने से पहले क्या सावधानी बरतनी है, होली के समय क्या सावधानी बरतनी है, होली के बाद में जब होली आपने खेली उसके बाद क्या सावधानी बरतनी है, ये हम विस्तार से थोड़ा थोड़ा आपको बताएंगे। जी। होली खेलने से, जिस वक्त आपको होली खेलनी है उससे पहले अपने, क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं, एक तो आपको त्वचा का ध्यान रखना है, अपने बालों का ध्यान रखना है, अपने कपड़ों का ध्यान रखना है, नाखूनों का ध्यान रखना है। एक और सबसे बड़ी चीज़ है नाखून जो आपके हैं, क्योंकि नाखून यदि बड़े होंगे तो होली में रंग और सब चीज़ें इसके अंदर भर जाएंगी, और साथ में होली के नाखूनों के नीचे का जो जगह है वो, ये सब चीज़, क्योंकि उसी हाथों से आप होली खेल रहे हैं, उसी हाथों से आप खाना खा रहे हैं, उसी हाथों से पकवान बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें जो होली जो रंग हैं, रंगों के अंदर भी आजकल केमिकल्स वगैरह बहुत हैं, तो ये सब चीज़ों थोड़ा ध्यान रखना है। केमिकल युक्त रंगों का प्रयोग ना करें। खेलने से पहले अपने बालों को थोड़ा सा एक तेल वेल लगा लें बालों में, शरीर के ऊपर मॉइस्चराइजर लगा लें अच्छी तरह से, खासतौर से जो आपके सेंसिटिव एरिया, आँखें हैं, उसके आसपास का इलाका है, चेहरे के ऊपर सनस्क्रीन लगाएं जी, हाथों पे पूरा तेल वेल लगाएं, ये सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं। कपड़े थोड़ा सूती पहने, पूरे बाजू के कपड़े पहने, ताकि शरीर के ऊपर त्वचा पे रंग कम से कम लगे, और होली जितना हो सके बिना केमिकल रंगों के साथ खेलें। बिल्कुल। और जब होली खेल लें उसके बाद में गुनगुने पानी से अपने शरीर को साफ करें, मगर रगड़ के नहीं, रगड़ने से वो हो सकता है आपकी त्वचा थोड़ा खुरच हो जाए उसमें। कई बार लोग क्या करते हैं, जैसे नींबू का इस्तेमाल करते हैं, या बर्तन धोने वाला जो साबुन होता है उससे रगड़ रगड़ के उतारते हैं, तो ये कितना ठीक है? क्या नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है रंगों को छुड़ाने के लिए? नहीं, नींबू का इस्तेमाल में कोई दिक्कत नहीं है, मगर
जितना हो सके साबुन लगाएं, साबुन ला के उसको साबुन से जितना है तो गुनगुने पानी में पहले अपने आप को थोड़ा रखें, थोड़ा सा उसमें, फिर जब साबुन लगाए साबुन को थोड़ा लगे रहने दें वहाँ पर, उसके बाद में उसी गुनगुने पानी से नहाएं, क्योंकि बालों में आपने पहले ही तेल लगा रखा है, चेहरे पे ऑलरेडी आपने मॉइस्चराइजर लगा रखा है, तो वो रंग आराम से उतर जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखें, ज़्यादा रगड़ रगड़ के, अगर ज़्यादा रंग रग गया तो बहुत रगड़ेंगे तो आपकी त्वचा थोड़ा रगड़ सकती है उसमें ज़्यादा कुछ, तो ये सब चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है उसका। बिल्कुल। और क्योंकि मौसम बदल रहा है तो ये भी ध्यान रखिए, ज़्यादा बारिश में ना, ज़्यादा पानी में ना भीगें, ज़्यादा पानी में ना, क्योंकि और ज़्यादा उसमें आपको वायरल फीवर और सब चीज़ों की संभावना ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो बिल्कुल अगर आपने होली खेलनी है तो होली तो सभी खेलते हैं, और लेकिन कुछ सावधानियां जो यहाँ पर डॉक्टर रसानिया ने बताई, अगर आप उन सावधानियों को ध्यान में रखेंगे तो निश्चित तौर पर आप होली का ये जो त्यौहार है इसको और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इसे आप मना सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर त्रिपाठी का। डॉक्टर त्रिपाठी, होली है, अब लोगों के घरों के अंदर भी जो है वो मिठाइयाँ, पकवान, गुजिया, आलू के पकौड़े, ये सब चीज़ें ही जो है वो बनना शुरू पहले से भी हो जाती हैं, और उस दिन इन सबका जो सेवन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आपकी क्या सलाह है उन लोगों के लिए, खास तौर से अगर हम बात करें डायबिटिक या फिर बीपी के पेशेंट्स की, हार्ट पेशेंट्स की, ऐसे में आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे कि होली के रंग में भंग भी ना पड़े और त्यौहार भी अच्छे से बन जाए? होली में आप लोगों ने, सब लोगों ने देखा कि फ्राइड चीज़ें, हम लोग तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, गुजिया हो, पकौड़े हों, पूरी कचौड़ी वगैरह हो, तो ये सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं स्टमक के लिए, पेट के लिए। मैं आपको एक बात बता दूं, हम होली के संदर्भ में बातचीत ज़रूर कर रहे हैं कि तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये तली हुई चीज़ें आपको पूरे वर्ष तक नुकसान कर सकती हैं, परेशान कर सकती हैं। इसलिए अगर आप ये बात की आदत डाल सकें कि कम से कम तली हुई चीज़ों का सेवन करें, चाहे वो होली हो, चाहे वो होली ना भी हो, तो आप ज़्यादा अच्छे में रहेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये तली हुई चीज़ें जब पेट में जाती हैं तो क्या परेशान करती हैं। अभी मिश्रा जी ने आपको बताया था कि ये एसिडिटी कॉज कर सकती हैं। एसिड जो है हम लोगों के बॉडी में, हम लोगों के स्टमक में, इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होता है, उसका एक लाभदायक फीचर भी होता है, बेनिफिशियल फीचर भी होता है कि वो खाना पचाने में हेल्प करता है। लेकिन जब आप लोग ज़्यादा मसाले युक्त खाना या तली हुई चीज़ें खाते हैं तो एसिड जो है ज़्यादा मात्रा में बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, जिससे एसिडिटी होती है और उससे आपको सिम्टम्स होते हैं जो आपको सूट नहीं करते, परेशानी करते हैं, वॉमिटिंग कर सकते हैं, लूज मोशंस कर सकते हैं। इसलिए एक चीज़ तो ये हुई कि आप, बेहतर है कि आप कम से कम जो है तली हुई चीज़ें, घी की चीज़ों का सेवन करें। और नंबर 2, अगर एसिडिटी है तो उसकी बड़ी लिमिटेड मात्रा में 1-2 दवाएं आती हैं, वो थोड़े टाइम पे ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रहे कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जो हम लोगों की रोकथाम है वो उपचार से कहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप एसिडिटी की चीज़ें अवॉइड करें, मसाले युक्त चीज़ें, मिर्च वगैरह या तली हुई चीज़ें, घी की चीज़ें, तो आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। दूसरा चीज़ आती है इन्फेक्शन की। होली में जैसे कई बार होता है, अगर आपका पाचन तंत्र जो है वीक हो गया इन सब चीज़ों की वजह से, एसिडिटी वगैरह की वजह से, तो आपको इन्फेक्शन भी हो सकता है इंटेस्टाइनल, जिसे हम लोग, डॉक्टर लोग, गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, वो इन्फेक्शन हो जाता है। उसमें आपको ज़्यादा परेशानी होती है, खासतौर से बच्चों को। बच्चों में ज़रा सी भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुई तो उनके अंदर पानी की कमी हो जाती है और डिहाइड्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं वो हो जाता है, जिसकी कि काफ़ी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनके आगे चल के। उनको पानी जहाँ हम लोग मुंह से देते हैं, ग्लूकोज का IV देते हैं, तो इस बात का ध्यान रहे कि ये इन्फेक्शन इतना ना बढ़ जाए कि आपके अंदर पानी की कमी हो जाए। क्यों पानी की कमी होती है? या तो वॉमिटिंग करने से, उल्टी करने से, या लूज मोशंस करने से। जी, तो इतना ना हो जाए। जी बिल्कुल। और इसके साथ ही हमारे पहले कॉलर जो है नंदस्वरूप मिश्रा जी इस वक्त बाराबंकी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए कार्यक्रम में उनका स्वागत करते हैं और उनका प्रश्न शामिल करते हैं। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है। जी नंदस्वरूप जी, आपका स्वागत है। बदलते मौसम पर जो है सेहत पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि मच्छरों का भी आगमन हो चुका है, और रंग का असर हमारे यहाँ को त्वचा पे किस प्रकार का प्रभाव डालता, और जो पकवान हम लोग खाते हैं जो वृद्धजन होते हैं तो उनके मुंह में दांत भी मजबूत नहीं, पेट में अच्छी यहाँ पे भी नहीं, तो ऐसी दशा में ये उनका पाचन तंत्र किस प्रकार से उनके प्रभावित करता है? जी बिल्कुल। डॉक्टर रसानिया क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, इसमें जो आपका मिश्रा जी का प्रश्न है उसके अंदर उन्होंने 3 चीज़ें बोली हैं। एक तो बदलते मौसम में मच्छरों का प्रकोप, आपने बताया, ये सब चीज़ें जो हो जाती हैं वो, और कैसे सेहत के ऊपर प्लस खान पान के ऊपर। ऑलरेडी इसके विषय में हमने थोड़ा चर्चा कर ली है। आपका ये बात सही है कि इस समय इस मौसम में कुछ एक समस्याएं, कि मौसम बदल रहा है तो कुछ एक चीज़ें ऑलरेडी बढ़ जाती हैं। जैसे इस
धीरे धीरे गर्मी आनी शुरू हो जाएगी तो मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाएगा। तो सर्दी के मौसम में मच्छर नहीं, मगर गर्मी के मौसम में मच्छर शुरू हो जाएंगे। फिर अभी पिछले दिनों कुछ बरसात भी हुई थी कई जगह, तो उस वजह से बरसात के टाइम में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं मच्छरों से जो बीमारियां होती हैं उनसे भी आपको बचा कर रखने हैं अपने आप को। प्लस जो होली के टाइम में जो वैसा मौसम बदल रहा है उसमें जो हमारे पास में वायरल फीवर शरीर में हो जाते हैं, उससे ही बचा कर रखना है आपको। प्लस जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया, खाने पीने की जो समस्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बदल रही है आपकी। जब आप सर्दी के टाइम में इम्यूनिटी आपकी कुछ जो आप वातावरण बदल रहा है, मौसम बदल रहा है, कहीं ना कहीं लो इम्यूनिटी या कुछ अगर इम्यूनिटी के अंदर कुछ परिवर्तन आपके रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता यदि कम होती है तो उसमें ये सब बीमारियां थोड़ा ज़्यादा हो जाती हैं। तो इससे सब चीज़ों से आपको सावधानी बरतनी है। खान पीने की समस्या के बारे में ऑलरेडी जैसे डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया, होली का त्यौहार है, पकवान तो आप बनाएंगे, मगर कहीं ना कहीं उन पकवानों को थोड़ा धैर्यवान तरीके से सावधानी से खाएं और लिमिटेड मात्रा में खाएं, तो कहीं ना कहीं आपका पेट स्वस्थ रहेगा। जैसा मिश्रा जी ने अपने उसमें बताया था डॉक्यूमेंट्री में भी, पेट स्वस्थ रहेगा, सब कुछ स्वस्थ रहेगा। तो इसमें थोड़ा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो अगर आप होली के त्यौहार को अच्छे से मनाना चाहते हैं, अपना खान पान भी अगर आप रखना चाहते हैं, उसके अंदर पकवानों का भी अगर आप सेवन करना चाहते हैं, तो जैसे कि हमारे डॉक्टर्स ने भी बताया और जैसे कि आपने रिपोर्ट में भी देखा, तो उसको बहुत ही कम मात्रा में अगर आप खाएंगे और अच्छा घर का बना हुआ अगर आप खाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी पाचन क्रिया भी जो है वो अच्छी रहेगी और जो बदलते मौसम का जो प्रभाव है वो भी आपके ऊपर जो है वो कम पड़ेगा। और इसी के साथ आपको एक बार फिर से बता दें कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं 1800113060 और 61, और इसके साथ ही हमारा ईमेल आईडी भी आपको बता देते हैं swasthkisanlive@gmail.com। और इन दोनों ही माध्यम के जरिए अगर आप अपने कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं पाचन संबंधी या फिर बदलते मौसम में किस तरीके का, अगर किसी तरीके का वायरल फ्लू या एलर्जी अगर आपको हो गई है, इन विषयों के संबंध में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल के जरिए अपने प्रश्न भी लिख के भेज सकते हैं। डॉक्टर त्रिपाठी, यहाँ पर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल भी जो है वो बदल रहा है, देखा जाता है हर उम्र के अंदर 3 में से 1 व्यक्ति को जो है वो पाचन संबंधी दिक्कत होती ही होती है। और ऐसे में कई बार लोग इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, सोचते हैं कि ठीक है थोड़ी सी गैस की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी और इसका इलाज भी जो है वो थोड़ा आसान हो सकता होगा। तो इसके बारे में आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस स्टेज तक ये प्रॉब्लम जो है वो जा सकती है? जी हाँ, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि एसिडिटी की वजह से हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होती है। जो भी आपको स्वाद में अच्छी चीज़ लगती है हम लोग बिना सोचे समझे उससे खा लेते हैं और कई बार उसकी ज़्यादा मात्रा में भी ले लेते हैं। तो जब वो पेट में जाता है तो हम लोगों की जो स्टमक और इंटेस्टाइन है वो ओवर रिएक्ट करती हैं, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं है। आपने अगर एक गुजिया खाई, उसका इम्पैक्ट, उसका असर एक होगा। अगर आपने 5 गुजिया एक साथ खा ली तो वो उसका असर इंटेस्टाइन में अलग होगा और इंटेस्टाइन आपकी जो है वो इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, वो ओवर रिएक्ट करेगी। और ओवर रिएक्ट करने के कई तरीके होते हैं, या तो वॉमिटिंग करेंगे, एसिडिटी करेंगे, लूज़ मोशंस कॉज करेंगे, पेट में दर्द करेंगे, और अगर इसके साथ साथ कोई इन्फेक्शन हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन, तो फिर आपको बुखार वगैरह भी आ सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें हैं उसका सेवन करें, बहुत ही कम मात्रा में करें, क्योंकि जो चीज़ आपको स्वादिष्ट लग रही है हो सकता है वो आपको स्टमक को सूट ना करे और वो ओवर रिएक्ट करेगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसके अलावा मैं 1-2 चीज़ें और बताना चाहूँगा। होली में जो रंग वगैरह होते हैं उससे कई बार सांस की तकलीफ़ भी बढ़ जाती है। एस्थमा के पेशेंट जो होते हैं अगर वो इन्हेल कर लेते हैं, वो कलर इन्हेल कर लेते हैं तो उसको उनसे सांस की एस्थमा वगैरह, सांस फूलना शुरू हो सकता है, और अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो वो निमोनिया भी हो सकता है। वही स्किन अगर केमिकल युक्त है, आपके स्किन में पड़ा, त्वचा पे पड़ा, तो वो उसका रिएक्शन हो सकता है और उसमें वो इन्फ्लेमेशन करके रेडनेस, रैशेस वगैरह दे सकता है। तो रंग जो है वो बहुत ही आपको लिमिटेड अमाउंट में देना चाहिए। जैसे डॉक्टर रसानिया ने बताया कि उसको रंग करने से पहले मॉइस्चराइज़र या तेल वगैरह लगा लें, जिससे कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आ सके और आपके लंग्स को न परेशानी हो, साथ ही साथ खाल को, स्किन को नुकसान ना पहुंचा सके। बिल्कुल। तो और ऐसे में डॉक्टर त्रिपाठी ये भी देखा गया है कि लोग आमतौर पर जब उनको गैस की समस्या होती है तो वो क्या करते हैं कि कोई भी गैस की जो गोली है वो अपने आप ही खा लेते हैं। तो ये कितना ठीक है, या किसी तरीके का कोई सिरप जो है वो पी लेते हैं जिससे कि गैस की समस्या जो है वो उनकी दूर हो जाए।
तो अगर कोई डॉक्टर वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करे तो समझ में आता है, तो क्या लोग जिस तरीके से खुद ही अपना इलाज करने में आजकल इंटरनेट पे सर्च करके दवाइयाँ ले लेते हैं, वो कितना ठीक है? हाँ, ये तो बिल्कुल नहीं ठीक है, लेकिन गैस की समस्या जैसे ज्योत्सना जी ने अभी बताया वो भी इसी से लिंक्ड होती है। आपके खाने के अगर वो सेवन ठीक नहीं है तो एसिडिटी भी होगी, इन्फेक्शन भी होगा, लूज मोशंस होते हैं और साथ ही साथ गैस भी हो सकती है। गैस की दवाइयाँ बहुत प्रचलित हैं। अगर आप दुकान वाले के पास जाएं, उससे कहें कि मुझे अगर गैस की दवा दे देगा, वो अपने आप से 3-4 दवाइयाँ दे देगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ दवाइयाँ जो होती हैं मार्केट में मिलती हैं और अक्रॉस द काउंटर मिलती हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचा सकती हैं। जैसे अगर आपने उसे 1-2-3 महीने में सेवन किया, जैसे कि हम लोग कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे कि हम लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, उसके मार्केट में बहुत सारे प्रिपरेशंस आते हैं। वो लॉन्ग टर्म में आपकी किडनी डैमेज कर सकती हैं, कैंसर कॉज सकती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन कॉज कर सकती हैं। तो ये दवाएं बिल्कुल ना लें जब तक कि डॉक्टर की सलाह ना मिले। हाँ, अगर फिर भी अगर डॉक्टर हर समय अवेलेबल नहीं है, अपना आपने दिन में खाया और रात के 8 बजे आपको गैस बनने लगी, तो कुछ दवाइयाँ मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, जैसे डाइजीन वगैरह हर आदमी जानता है शुरू से, ये ले सकते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं करेगा और 2-4 दिन में आपकी गैस अगर ठीक हो जाती है तो आप इसे बंद कर सकते हैं। अगर नहीं ठीक होती है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना है। लेकिन इसके आगे बढ़ने के लिए मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि आप दुकान पे जाके उससे जो है 3-4 रुपए की गोली ले लें और खाना शुरू कर दें। और कई बार ऐसा देखा गया है कि एक बार अगर फ़ायदा हुआ तो आपने रिपीटेडली जो है उसको खाना शुरू कर दिया। कई मरीज़ तो मेरे पास ऐसे आते हैं जो महीनों तक उसको दवा को ले लेते हैं। ऐसे केस में वो लॉन्ग टर्म जो सेवन करते हैं इन सब दवाओं का, उससे बहुत नुकसान होगा और इसकी मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। बिल्कुल। डॉक्टर रसानिया, आप इसके अंदर कोई और जानकारी जो है वो अहम कुछ बातें जोड़ना चाहेंगे इसके अंदर? क्योंकि कई बार देखा गया है कि गैस की गोली लोग लेने जाते हैं और जो फार्मासिस्ट होते हैं वो कहते हैं ये अवेलेबल नहीं है, इसका सब्सटीट्यूट आपको मिल जाएगा, सॉल्ट सेम है। तो लोगों को जानकारी का अभाव भी है। इसके संदर्भ में क्या बताना चाहेंगे? डॉक्टर त्रिपाठी ने जो गैस के बारे में बताया, जो गैस की समस्या, मैं तो उसके विषय में नहीं, मैं रंगों के विषय में खासतौर से आपको जागृत करना चाहता सबको कि जो रंगों का इस्तेमाल करते हैं इसमें थोड़ा सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। क्योंकि ये मौसम बदल रहा है, मौसम बदलते समय अस्थमा, दमा, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं। और ऐसे में यदि जो उड़ने वाले रंग होते हैं, जो रंग फेंकते लोग एक दूसरे के ऊपर, वो रंगों का यदि कोई चयन इस तरह से करा जाए, वो कहीं ना कहीं आपको सांस में जाके आपको आपके अस्थमा या दमे की समस्या को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो आजकल जो कई सारे रंग आ रहे हैं, सब सिंथेटिक कलर्स हैं, केमिकल मिले हुए रंग हैं, वो आपको त्वचा पे रख के आपके त्वचा को नुकसान एलर्जी कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले मेरी मिसेस को भी किसी ने चेहरे पर रंग लगा दिया, पूरा चेहरा उसका सूज गया था। तो कहीं ना कहीं रंगों का जो चयन आजकल कर रहे हैं, रंग जो बाजार में उपलब्ध हैं वो बहुत ही थोड़ा खतरनाक रंग है, वो थोड़ा देख के इस्तेमाल करें। हम अपने घरों में कई सारे रंगों को बना सकते हैं जो बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं आप। चुकंदर का रंग, चुकंदर है, टेसू है, ये सब रंग उपलब्ध हैं सब बाजारों में। इस तरह सब चीज़ें क्यों नहीं हम नेचुरल कलर से होली खेलें, अपने आप को फूलों से होली खेलो। कहीं ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। जो कृत्रिम रंगों से, केमिकल युक्त रंगों से, इन सब से होली खेल के कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। और तो कुछ लोग पेंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें त्वचा पे परमानेंट कई दफ़े नुकसान कर देती हैं। कृपया करके प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए कहीं नुकसान नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सबसे मेरी निवेदन है कि कम से कम प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करें, नेचुरल कलर, हर्बल कलर्स का यूज़ करें, बस ये थोड़ा ध्यान रखें। जी बिल्कुल। और वहीं हमारे पास कार्यक्रम में, जैसे कि हमने अपने शुरू में ईमेल आईडी भी सब अपने दर्शकों को बताया था, तो ईमेल के जरिए भी हमारे पास जो प्रश्न है वो आने शुरू हो चुके हैं। उन्हीं पे से आइए कुछ प्रश्नों को शामिल करते हैं। यहाँ पर बलराम सिंह जी ने हमें सोनीपत से मेल भेजा और वो ये लिखते हैं कि 3 दिन से बुखार, खांसी और शरीर में भी दर्द बना हुआ है, काफ़ी कमजोरी भी महसूस होती है, क्या करें? डॉक्टर त्रिपाठी क्या बताएंगे इसके बारे में? आपको इसके अलावा और कोई सिम्टम्स हैं जैसे खांसी वगैरह या यूरिन में प्रॉब्लम या पेट में लूज मोशंस वगैरह हो रहा है? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मोस्ट लाइकली ये वायरल फीवर है। जैसा कि डॉक्टर रसानिया ने बताया कि आजकल बदलते मौसम में वायरल इन्फेक्शन बहुत बढ़ गए हैं। वायरस जो एक ऐसा होता है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत प्रिवेलेंट होता है, लेकिन जब आपकी इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता कम होती है उसी समय आपको वो हिट करता है और वो किसी भी बॉडी के किसी भी पार्ट को हिट कर सकता है।
आँख को करेगा कंजंक्टिवाइटिस बनेगा, अगर गले को करेगा तो टॉन्सिलाइटिस या फेरेंजाइटिस बनेगा, अगर स्टमक को करेगा तो एंटराइटिस गैस्ट्रोएंटराइटिस बनेगा। इसी तरह से और एरियाज़ में भी हिट कर सकता है। तो वायरल इन्फेक्शन की जैसे कि आपके सिम्टम हैं उससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि अगर आपको कोई और सिम्टम नहीं है तो ये वायरल इन्फेक्शन ही है। और मैं इसके लिए आपको सलाह दूंगा कि पैरासीटामॉल की गोली है वो आप ले लें। इसके अलावा आप एंटीबायोटिक वगैरह या कोई और ब्रूफेन कॉम्बीफ्लेम टाइप की दवा ना लें बिना डॉक्टर की सलाह के, क्योंकि ब्रूफेन कॉम्बीफ्लेम जो है वो पेट में जाके आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो उसमें एसिडिटी और बढ़ा सकते हैं, जिससे कि उसमें अल्सर वगैरह हो सकता है। अगर 2-3 दिन में ये ठीक ना हो तो बेटर ये है कि आप डॉक्टर की सलाह लें। वो आपका पूरा निरीक्षण करके एग्जामिन करके वो पता लगा सकता है कुछ टेस्ट करा के कि आपको वायरल इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन भी है। यूरिन टेस्ट हुआ, पेट का हुआ या गला देखना। तो अपने मन से सिर्फ अगर आपको लेना ही है तो पैरासीटामॉल की गोली ले लें। और जुकाम के लिए आप कोई जो कफ सिरप्स जो हैं अवेलेबल वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यही आपको सलाह दूंगा कि 2-3 दिन से ज़्यादा अपने आप दवा ना करें। जी बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और कार्यक्रम में चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ के साथ। किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में, जहां आज हम होली किस तरीके से आप अच्छी तरह से मना सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख के होली खेल सकते हैं, कौन कौन से ऐसे पकवान हैं जो आप जिनका सेवन कर सकते हैं और कितनी मात्रा में कर सकते हैं, तमाम बातें जो है आज हम अपने इस कार्यक्रम में कर रहे हैं। तो अगर आपको गैस से संबंधित भी कोई परेशानी है, पेट से संबंधित कोई परेशानी है, या अगर आपको बदलते मौसम की वजह से बुखार खांसी जुकाम से संबंधित भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर आप ईमेल के जरिए भी अपने प्रश्न हमें भेज सकते हैं। हमारे अगले कॉलर जो है राजेंद्र कुमार जी राजस्थान से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैम। राजेंद्र जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। हेलो मैडम नमस्कार, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ जी। हेलो, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ राजस्थान से, लक्ष्मणगढ़ सीकर के। जी सवाल पूछिए। हाँ मैम, ये है कि एक पेशेंट है जिसको बारंबार अस्थमा टाइप होता है इस मौसम में। ठीक है। हेलो जी जी जी, हमें आपका आवाज सुनाई दे रही है, आप अपना प्रश्न बोलते जाइए आगे। हाँ मैम, वो बारंबार अस्थमा पेशेंट होता है। ठीक है। हाँ, और शुगर का पेशेंट है तो उसके लिए क्या उपाय की जाए, ठीक इसके है। बारे में मेरा क्वेश्चन है। बार बार बदलते मौसम में जो है वो अस्थमा का टैग भी पड़ता है और शुगर के पेशेंट भी हैं। हेलो जी बिल्कुल, आपका प्रश्न हम समझ गए। डॉक्टर त्रिपाठी क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? एस्थमा का जैसे बताया गया, डॉक्टर रसानिया ने बताया कि बदलते मौसम में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। अगर आप दवाइयाँ कुछ चल रही हैं और बदलते मौसम में जैसे कि इधर मार्च अप्रैल में या उधर सितंबर अक्टूबर में ये एस्थमा अपने आप बढ़ जाता है, तो इसमें दवाओं में थोड़ा सा चेंजेस करना ज़रूरी है। या तो कोई दवा नहीं चल रही तो स्टार्ट करना होता है, या अगर कुछ दवाओं से वो कंट्रोल रहे हैं बराबर दिसंबर जनवरी में तो दवा बढ़ानी पड़ती है। तो एस्थमा अगर इस समय बढ़ रहा है मार्च अप्रैल में तो बिल्कुल मत घबराएं, ये नेचुरल चीज़ है और हर आदमी जो एस्थमेटिक है उसमें ऐसा होता है। लेकिन हाँ, डॉक्टर की सलाह से आपको दवा थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी।
इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हो सकता है कि अप्रैल के बाद जब मौसम फिर सेटल हो जाए, गर्मियाँ आ जाएँ, तो दवाइयाँ फिर से ख़त्म की जाएँ या बिल्कुल बंद की जा सकें। एक तो ये सेवा है इसमें अस्थमा में। इसमें जैसा कि डॉक्टर रसानिया ने बताया था कि जो उड़ते हुए जो गुलाल वगैरह हैं, ये अगर सांस की नली में जाएंगे तो ये वहाँ इरिटेट करेंगे और अस्थमा और बढ़ सकता है। तो अगर जो अस्थमा के पेशेंट हैं उन बात को खास तौर से इस बात का ध्यान रखा है कि अगर वो होली पे निकले भी तो मास्क वगैरह पहन लें, जिससे कि पोल्यूशन वगैरह ना उनके अंदर जाए। दूसरी बात, आपने शायद डायबिटीज़ के बारे में पूछा है कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें। डायबिटीज़ को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से होली के समय में। उसका बदलते मौसम से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन होली में जो पकवान खाते हैं आप, मीठी चीज़ें, गुजिया, पेठा वगैरह जो खाएंगे, उससे आपकी डायबिटीज़ जो अभी तक पिछले 3-4 महीने से कंट्रोल थी, जिन दवाओं से वो कंट्रोल में थी, वो एकदम से बढ़ सकती है। तो या तो आप अपना मिठाई और मीठी चीज़ें या तली हुई चीज़ें, घी की चीज़ें कंट्रोल कर सकें, और अगर ज़्यादा होता है शुगर तो डॉक्टर की सलाह लीजिए और फिर से दवाइयाँ बढ़ाई जाएंगी। तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के लिए। एक तो आपकी डाइट का कंट्रोल करना और दूसरा दवा का घटाना बढ़ाना, क्योंकि घटाना बढ़ाना जो है ये एक परमानेंट प्रोसेस है। कभी आपकी शुगर जैसे अगर आपने होली पे ज़्यादा कर ली तो आपको बढ़ाना पड़ेगा आपको दवाइयाँ, लेकिन बाद में वो कम भी की जा सकती हैं। तीसरा, डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए आपकी जो है नियमित व्यायाम, आपको कम से कम दिन में 3-4 किलोमीटर चलेंगे तो उसका जो है डायबिटीज़ कंट्रोल पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। बिल्कुल। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर जो हैं योगेश जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। आइए उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो हेलो योगेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? जी नमस्कार मैम। मैम मेरे पेट में ना हैवीनेस रहती है और काफी टाइम से रहती है, कई साल हो गए, और मेरा बिलिरुबिन भी बढ़ा रहता है। ठीक है। 2.1 के आसपास रहता है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या मुझे कोई लीवर से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है? ओके, आपकी उम्र बता पाएंगे? जी 47। और कितने समय से आपको ये समस्या है? मैम हो गए होंगे 7-8 साल। ठीक है। डॉक्टर त्रिपाठी, आप इनसे कुछ और पूछना चाहेंगे? इन्होंने अभी मुझे बताया कि इनका बिलिरुबिन ज़्यादा रहता है। जी 2.1 के आसपास। 2.1। देखिए ऐसा है कि बिलिरुबिन एक तरह का लिवर फंक्शन टेस्ट है जो डॉक्टर लोग एडवाइस करते हैं और होता है, लेकिन हम बताएं लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो 4-5 और भी होते हैं जो इसके साथ यूजुअली किए जाते हैं। अगर आपके ये टेस्ट हुए हैं तो अगर वो बता दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो मैं आपका इंटरप्रिटेशन ज़्यादा अच्छा कर सकूँगा। नंबर 2 बात, बिलिरुबिन 2 मिलीग्राम तक नॉर्मल माना जाता है। जब 2 मिलीग्राम के ऊपर वो जॉन्डिस के रूप में मैनिफेस्ट होता है। तो क्या इसके अलावा कोई और टेस्ट आप मुझसे शेयर कर सकते हैं? हाँ सर, मैं कर सकता हूँ। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, मेरी आईज भी कुछ येलोइश रहती हैं सर। अच्छा, आपको जो भी, आपकी उम्र क्या बताई आपने? 47। अच्छा, ये अभी 7-8 साल से है? जी हाँ जी। आप शराब वगैरह का सेवन करते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, कोई शराब का सेवन नहीं करता। अच्छा, तो ये अब मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप डॉक्टर की सलाह लेके आप पूरी तरह से लिवर फंक्शन कराइए, अपना अल्ट्रासाउंड कराइए, क्योंकि ये बिलिरुबिन अगर आपका 2 या 2 से ज़्यादा पिछले 7-8 साल से चलता है तो कुछ इस तरह के इन्फेक्शन, क्रॉनिक इन्फेक्शन होते हैं जो कि आपके लिवर को थोड़ा डैमेज कर रहे हैं, और अगर वो पता चल जाए तो उनकी दवाइयाँ, उपचार जो हैं अभी उपलब्ध हैं, उनका फ़ौरन इलाज शुरू कर देना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कोई नशे की दवा ले रहे हैं या कोई लोकल दवाइयाँ ले रहे हैं, भस्म वगैरह, उसको भी मैं एडवाइस करूंगा कि वो ना लें, क्योंकि भस्म वगैरह में भी कुछ ऐसी एलिमेंट्स होते हैं जो कि लिवर को डैमेज कर सकती हैं, जिन्हें हम लोग हेपेटोटॉक्सिक कहते हैं। तो बेहतर ये है कि आप किसी डॉक्टर से करके पूरा अपना जांच कराएं लिवर के फंक्शन के बारे में। जी बिल्कुल, और तभी ये समाधान हो सकता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। एक ईमेल को और शामिल करते हैं। यहाँ पे सुभाष श्रीवास्तव जी ने इंदौर से हमें एक प्रश्न भेजा है। वो ये लिखते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो गर्भवती हैं, तो होली के त्यौहार में रंगों के दुष्प्रभाव से उनको कैसे बचाया जाए? डॉक्टर रसानिया क्या सलाह देना चाहेंगे इसमें? इसमें मुझे ये एक जानकारी मिली कि कौन से महीना चल रहा है, क्योंकि किसी गर्भवती महिला के लिए शुरू के प्रारंभ के जो 3 महीने हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं बहुत ही, कि उस समय किसी प्रकार से भी जो दवाइयों को दुष्प्रभाव और रंगों को दुष्प्रभाव उस गर्भवती महिला पर ज़्यादा हो सकता है। तो प्रारंभिक 3-4 महीने में गर्भावस्था के उस समय जितनी सावधानी बरतनी चाहिए
कोई भी ऐसी चीज़ ना सेवन करें जो कि आपको नुकसानदायक हो सकती है, चाहे खाने की हो चाहे किसी चीज़ के लिए। रंगों के बारे में भी जैसा मैं पहले भी बोला, अगर कोई आप नेचुरल कलर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, मगर कोई ऐसा ज़्यादा शारीरिक काम करने वाला कार्य ना करें, खासतौर जब आपका गर्भवती अवस्था थोड़ा आगे की है उस टाइम में, तो ये सब चीज़ें थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर त्रिपाठी, एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये भी है कि होली का जब त्यौहार आता है तो लोग ज़्यादातर उस दिन भांग का जो है वो सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, और हमारे देश के कई शहरों में ये देखा गया है कि उसे कहते हैं कि ये तो एक पावन चीज़ है, इसका तो ग्रहण करना चाहिए। बहुत से तरीकों के अंदर जो है वो लोग इसका सेवन करते हैं। ये कहाँ तक ठीक है और इसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर क्या हो सकता है? हाँ ज्योत्सना जी, मैं अभी आपके सवाल पे आता हूँ। एक चीज़ और मैं गर्भवती महिलाओं के बारे में ऐड करना चाहता हूँ कि गर्भ धारण करने से पहले पूरे प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मेरे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं, वो लेडीज़ कहती हैं कि पिछला महीना मैंने मिस किया या पिछला 2 महीना मैंने मिस किया। तो जैसा कि डॉक्टर रसानिया ने कहा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 मंथ जो होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं। उसमें न केवल रंगों का दुष्प्रभाव होगा बल्कि बहुत सारी दवाओं का भी दुष्प्रभाव हो सकता है। और लेकिन जब तक आपको मालूम चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, तब तक वो दवाएं जो आप ले रहे हैं या कोई लोकल दवा ले रहे हैं उसका दुष्प्रभाव ऑलरेडी हो चुका होता है बच्चे के ऊपर। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप फैमिली प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से पूरी सलाह लें, क्योंकि कई दवाइयाँ जो एलोपैथी में भी हैं और जो आपको चल रही हैं वो अगर प्रेगनेंसी के इनिशियल पीरियड में आप कंटिन्यू करेंगे तो उसका नुकसान हो सकता है। तो इससे पहले कि आप पीरियड मिस करें, आप डॉक्टर से सलाह लें। दूसरी बात, ज्योत्सना जी के क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। भंग का तो सेवन, जैसे ज्योत्सना जी ने बताया, उसको तो शायद वो लॉर्ड शिवा के प्रसाद की तरह से ग्रहण करते हैं। ठीक है, अगर आपको टॉलरेट कर सकते हैं थोड़े मात्रा में आप कर लीजिए, उसके लिए तो मैं आपको नहीं रोक रहा हूँ। लेकिन वही एक्सेस होता रहता है, ख़ासतौर से अगर आप कम्युनिटी में मिलके अपने 4-5-6 फ्रेंड्स के साथ मिलके शराब ले रहे हैं, भंग ले रहे हैं, कुछ और गांजा वगैरह कोई और चीज़ें ले रहे हैं, तो वो कई बार हमने देखा है कि वो एक्सेस अमाउंट में हो जाता है। एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं, अरे अभी तो थोड़ा ही लिया है, 2 पैक से क्या होता है, 2 पैक तो ज़ीरो होता है, 4 पैक तो लीजिए। तो इस चक्कर में जो फ्रेंडशिप होती है वो उसको निभाते आपको हो जाती है पॉइजनिंग, और पॉइजनिंग हो जाती है तो इसका मतलब है नेक्स्ट 2-3 डेज आपके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। अल्कोहल की पॉइजनिंग का ट्रीटमेंट अलग है, उसके सिम्टम्स अलग हैं। भंग की प्रॉब्लम के पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट अलग है। तो इस बात का ज़रा ध्यान रहें कि अगर आप इसको लेना भी है तो इसको प्रसाद की तरह ही ग्रहण करिए, खाने की तरह मत ग्रहण करिए कि अल्कोहल भी पिए, सबके साथ बैठ रहे हैं और 2 घंटे तक आप पीते ही चले जा रहे हैं, साथ में और भी चीज़ें लेते जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ जो है होली में खास तौर से बढ़ जाएगी। इसलिए आपको पूरी तरह से प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जी डॉक्टर रसानिया, आप इसके अंदर कुछ और बातें जो है वो जोड़ना चाहेंगे? देखिए, होली के साथ एक शब्द और जुड़ता है, जैसे बोलते हैं होली का हुड़दंग। हुड़दंग यदि है, हुड़दंग मीन्स की जो, क्योंकि हम कई बार देखते हैं अस्पताल के अंदर, खासतौर से होली वाले दिन कैजुअलिटी अगर आप देखें, आपातकालीन विभाग भरा रहता है इंजरीज के साथ में, चोट के साथ में। लोग ड्राइव करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, ये नशा करने के बाद आपस में थोड़ा हुड़दंग काफ़ी मचता है, तो कहीं ना कहीं चोटें वोटें सब लगती हैं। कम से कम देखो, होली है बहुत ही पवित्र त्यौहार, खुशी का त्यौहार है, उसको खुशी के साथ मनाना है। अति सर्वत्र वर्जते, कहीं भी अति ना हो, चाहे खाने की हो चाहे पीने की हो, पीने में नशे की भी, कहीं भी अति ना करो उसके अंदर। उसको खुशी के साथ मनाओ, और खुशी के साथ में होली को सबके साथ रंग के साथ में मनाओ तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर बहुत अच्छी जानकारियाँ जो हैं वो हमारे दोनों ही डॉक्टर्स आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और आपको दे रहे हैं कि होली का ये जो त्यौहार है, पावन पर्व है, ये आप इसको और किस खूबसूरती के साथ जो है वो कितनी अच्छी तरीके से आप इसे मना सकते हैं। तो अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं पेट संबंधित, या फिर अगर आप को खांसी जुकाम चल रहा है लंबे समय से, या फिर बुखार चल रहा है और कोई समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, या फिर आप हमारे साथ ईमेल के ज़रिए भी अपने प्रश्न जो है वो भेज सकते हैं। हम यहाँ कार्यक्रम में आपके प्रश्न भी शामिल कर रहे हैं। डॉक्टर प्रदीप साहू इस वक्त हमारे साथ इंदौर से फोन लाइन पर मौजूद हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। हेलो। हाँ मैडम, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। जी डॉक्टर प्रदीप, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। भोपाल से आपने हमें फोन किया है, अपना प्रश्न पूछिए। सबसे पहले आप सभी को
एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके परिवार को भी। जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, अभी सारा डिस्कशन जो हुआ कि होली का त्योहार ऐसे मनाना चाहिए, मैच्योर लोगों में तो कोई दिक्कत नहीं होती, जो एडल्ट होते हैं वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को होली की पूर्व संध्या पे और अर्ली मॉर्निंग में होली पर खेलने से जाने से पहले क्या इंस्ट्रक्शंस, क्या हिदायतें देनी चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर होली खेलते हैं, तो वहाँ पर एक्सीडेंट्स होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये बताइए सर उसके बारे में थोड़ा सा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रॉब्लम नहीं होती, वो तो समझ रहे हैं, चीजें समझ ही जाते हैं, बताइए थोड़ा सा। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने डॉक्टर प्रदीप यहाँ पर पूछा। डॉक्टर सानिया, आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? डॉक्टर प्रदीप, आपको मेरे ख्याल से जब यदि प्रोग्राम यदि देख रहे होंगे तो काफ़ी प्रश्नों का जवाब ऑलरेडी आपको मिल चुका होगा कि आपने दो आपके विषय हैं कि बच्चों में और वृद्ध लोगों में क्या क्या चीज़, उनको बच्चों को कैसे मनाएं। ये बात सही, होली में सबसे ज़्यादा मस्ती बच्चे लोग करते हैं, मगर कहीं ना कहीं इसमें पेरेंट्स का, हम माता पिता लोगों का बहुत कुछ ज़रूरी है कि उनको मार्गदर्शन करें। तो जैसा मैंने आपको बताया, बच्चों को आप पहले एक शिक्षा दें कि क्या क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है। क्या करना है कि मतलब कैसे उनको होली खेलनी है, किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है, किन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। अभी तो खैर वो गुब्बारे वाला सिस्टम थोड़ा ख़त्म हो गया, का बहुत जगह नहीं है, मगर फिर भी जैसे मैंने बताया कि होली खेलने से पहले बच्चों को, जैसे बताया कि शरीर को पूरा आप थोड़ा बालों में भी तेल लगा दें, चेहरे पे भी थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा दें, पूरे शरीर के जो अंग हैं उस सब में मॉइस्चराइज़र लगा के पूरे मतलब पूरे शरीर के कपड़े वगैरह पूरे अच्छी तरह पहन के, सूती वस्त्रों के साथ में कपड़े पहन के साथ में होली खेलें। तो ये सब चीज़ बच्चों को यदि दिशा निर्देश पहले ही दे दें कि कैसे उनको होली खेलनी है, किस किस चीज़ों को सावधानी बरतनी है। कहीं भी कुछ चीज़ अगर खा रहे हैं तो रंग वाले हाथों से कुछ ना खाएं, हाथ धोकर खाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया नाखून पहले काट लें, क्योंकि नाखूनों के अंदर वो रंग भर जाएगा और जब आप खाएंगे यदि केमिकल रंग है तो कहीं ना कहीं आपके पेट में जाएंगे, तो उसमें थोड़ा सावधानी बरतें। तो ये सब चीज़ें अगर बच्चों को आप पहले ही सिखा देंगे कि किस किस चीज़ें को उनको सावधानी बरतनी है, तो ये उनको लिए आपको कहीं ना कहीं उनको दिशा निर्देश देना पड़ेगा, आपको उनका मार्गदर्शन करना पड़ेगा। बुजुर्ग लोगों का यहाँ तक बात है। बच्चों को एक और चीज़ का भी थोड़ा वो देनी जानकारी कि जबरदस्ती किसी को रंग ना लगाएं, जबरदस्ती किसी को रंग में ना, स्पेशली वृद्ध लोगों को। वो जैसे क्योंकि उनकी वृद्धावस्था है, कहीं ना कहीं बच्चे अगर उनको दौड़ा लेंगे या कुछ करेंगे, कहीं ना कहीं गिर सकते हैं, चोट लग सकती है उनको, तो थोड़ा उनके साथ थोड़ा शालीनता के साथ में पेश आए। वृद्धों की जहाँ तक बात है, वृद्ध लोगों को तो जितना हम उनसे आदर सत्कार, उनका प्रेम भाव और उनको आशीर्वाद दे सकें वो सबसे अच्छा है। उनके चरण स्पर्श करके उनको चरण में उनको अगर आप उनको रंग लगाएं, बहुत बड़ी चीज़ है। तो कहीं ना कहीं वृद्धों को लिए थोड़ा सा ज़्यादा भागदौड़ी ना करें और ज़्यादा हुड़दंग ना मचाएं, वो तो बेचारे वैसे भी नहीं करेंगे, मगर थोड़ा सब चीज़ें सावधानी बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल डॉक्टर प्रदीप को शायद उनका जवाब मिल गया होगा। जी बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर राकेश श्रीवास्तव जी पंजाब से मौजूद है फोन लाइन पर, उनका सवाल भी लेते हैं। हेलो जी हाँ जी, आपका स्वागत है राकेश जी, अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहेंगे? मैडम मुझे ना रात को बार बार बाथरूम के उठना पड़ता है, प्रोस्टेट ग्रेड 1 है और फैटी लीवर है। ठीक है। हाँ मैम, तो इतनी दवाई इतनी खाए, कोई फायदा नहीं। सोल्टाइल 8 mg और अल्फो 10 mg, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा मैम। ठीक है, आप हमारे साथ फोन पे बने रहें। डॉक्टर त्रिपाठी, आप इनसे कुछ और पूछना चाहेंगे? इनकी उम्र क्या है? आपकी उम्र बता सकते हैं? सर 56 है। 56 साल। जी हाँ, मैं अभी आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ कि बच्चों को जब बाहर जाने पेरेंट परमिशन देते हैं तो इस बात का और ध्यान रखें कि अगर उनकी आंखों में कलर वगैरह चला जाए, गंदा पानी चला जाए, तो उसका फर्स्ट एड जो है इमीडिएट कि उसे कॉन्स्टेंटली आप साफ़ पानी से धोते रहें, कम से कम 5 मिनट तक उस आँख को धोते रहें, जिससे कि उसके में जो भी नॉक्शस से चीज़ें हैं, नुकसानदेह चीज़ें हैं, चाहे कलर में या केमिकल में, वो वॉश आउट होता है। उसके बाद आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। इसी तरह से स्किन में अगर आपको इरिटेशन हो रहा है तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फर्स्ट एड है वो ये है कि इमीडिएटली साफ़ पानी से 5-6 मिनट तक धोएं। आपके क्वेश्चन का जवाब मैं अभी इसलिए दे रहा हूँ कि आपकी उम्र के हिसाब से मुझे लगता है कि अगर आपको रात को बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है तो एक जेंट्स में एक ग्लैंड होती है जिसे हम लोग प्रोस्टेट कहते हैं, वो यूरेथ्रा जहाँ से यूरिन हमारी निकलती है उसके चारों तरफ होती है, उसका कोई अपना कंस्ट्रक्टिव इफ़ेक्ट होता है। वो कई बार एज के हिसाब से वो बढ़ जाती है।
जब वो बढ़ जाती है तो वो जो यूरिन का जो ट्रैक है जहाँ से यूरिन निकलती है उसको कंप्रेस करती है और उसमें स्टॉपेज क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा मात्रा में यूरिन एक साथ आप निकाल नहीं सकते, पास नहीं कर सकते, यूरिनेट नहीं कर सकते। तो अगर ये सिचुएशन है तो डॉक्टर लोग सस्पेक्ट करते हैं तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड जो होता है पेट का, पेल्विस का अल्ट्रासाउंड इमीडिएटली करा के देख लेते हैं कि वो नॉर्मल साइज़ की प्रोस्टेट है या नहीं। अगर वो नॉर्मल साइज़ की है तो ठीक है, तो और चीज़ें सोचते हैं। अगर वो बढ़ी हुई होती है तो ये डायग्नोसिस होती है कि वो प्रोस्टेट बढ़ गई है और उसका इलाज होता है। इसके अलावा 2-3 और रीज़न्स होती हैं। अगर बार बार पेशाब जा रहे हैं तो डायबिटीज़ भी एक रीज़न हो सकता है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो सकता है उसका। और तीसरा जो कॉमन रीज़न होता है, कई बार इन्फेक्शन, जब यूरिन में इन्फेक्शन होता है तब भी वो बार बार रात को और दिन में पेशाब जाना होता है और सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो इसके लिए यूरिन जांच कराना होगा, उससे पता चल जाएगा कि आपके यूरिन में इन्फेक्शन नहीं है। प्रोस्टेट के लिए आपको अल्ट्रासाउंड कराना है और डायबिटीज़ के लिए ब्लड शुगर टेस्ट कराना है। जी बिल्कुल। वहीं डॉक्टर त्रिपाठी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये भी है कि पहले अक्सर ये देखा जाता था कि मोटापे की और जो लिवर संबंधित या पेट संबंधित बीमारियां हैं वो शहरी लोगों को ज़्यादा होती थी बनिस्बत गाँव में, लेकिन अब ये बीमारियां गाँव का भी रुख जो है वो कर चुकी हैं। वहाँ पर भी मोटापा और लिवर संबंधी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं। तो आज के समय में इसका कारण क्या होगा? हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने ज्योत्सना जी। एक चीज़ रह गई थी जो फैटी लिवर, शायद प्रीवियस कॉलर ने फैटी लिवर जो क्या था वो मैं बताऊं। जब फैटी लिवर का जो होता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट जो होता है, वसा जिसे कहते हैं या घी या तेल लोकल लैंग्वेज में कहेंगे, वो जब जाके लिवर में जमा हो जाता है तो वो लिवर डैमेज करता है लॉन्ग टर्म में। इसी को हम लोग फैटी लिवर करते हैं। जब अल्ट्रासाउंड या और 2-3 टेस्ट कराते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि ये फैटी लिवर है कि नहीं। इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉज है, एक तो है हम लोगों की सीडेंट्री हैबिट, दूसरा डायबिटीज़ और तीसरा कोलेस्ट्रॉल। तो जब फैटी लिवर अगर डायग्नोस हो गया है तो उसका इलाज हम लोग अलग तरह से करते हैं। दूसरी बात है जो ज्योत्सना जी ने अभी क्वेश्चन पूछा कि हम लोगों की डायबिटीज़ जो है या मोटापा जो है वो अब शहर से गांव में जा रहा है, या हम इसको उल्टा समझें कि जो गांव के लोग जो हैं वो शहर में आके बस रहे हैं इसलिए वो चीज़ दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 20-30 सालों में डायबिटीज़ का इंसिडेंस इंडिया में हम लोगों के कंट्री में बहुत बढ़ गया है। यहाँ तक कि मैं आपको दिल्ली की अगर स्टैटिस्टिक्स दूं तो दिल्ली में ऑलमोस्ट 30% डायबिटीज़ का इंसिडेंस है। दैट मीन्स 100 में से 30 लोग डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, और यही इंसिडेंस गाँव में हमारा 14-15% है। लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ आगे चल के वहाँ पे गांव में भी यहाँ पे 45 हो जाए, 40 हो जाए, 50 हो जाए और गांव में भी 30-35 हो जाए। तो डायबिटीज़ का इंसिडेंस जो है वो शहर में भी बढ़ रहा है, गांव में भी बढ़ रहा है। और ओबेसिटी इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कॉज है। जब आदमी मोटा होता है, वेट गेन ज़्यादा होता है, उसकी हैबिट्स भी बहुत बुरी होती हैं, वो एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, इससे उनको डायबिटीज़ का खतरा रहता है, ओबेसिटी का भी खतरा रहता है। आपने खासतौर से देखा होगा कि ज़्यादातर आपकी जान पहचान के लोग जो डायबिटिक हैं वो ओवरवेट हैं या ओबीस हैं। बहुत कम ही ऐसे हैं जो थिन है जो, और लेकिन डायबिटीज़। हालांकि ये बात मैं फर्ज कह दूं कि जो थिन लोग होते हैं और डायबिटिक भी होते हैं उनको दूसरी तरह की डायबिटीज़ होती है। लेकिन हम लोग की उम्र में जो 40, 45, 50 साल की उम्र में ज़्यादातर मोटे लोग ही डायबिटीज़ से शिकार होते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ को रोकना है तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपको वेट कंट्रोल करना है, नहीं तो शहर और गाँव में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर तरुण जी इस वक्त मौजूद हैं फ़ोन लाइन पर राजस्थान से, उनका सवाल लेते हैं। हेलो तरुण जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी मैं आपको और डॉक्टर साहब को सबसे पहले हैप्पी होली। जी आपको और आपके परिवार को भी। जी मैम। जी मैम मेरा सवाल ये, मैम मुझे 3-4 साल से मैम इंडाइजेशन का इश्यू है काफी, और डॉक्टर को दिखाने पर मैम उन्होंने IBS बताया। तो मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि ये IBS क्या है और इसका कैसे क्या इलाज हो सकता है मैम। जी डॉक्टर त्रिपाठी क्या? हाँ, आपकी डायग्नोसिस मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही की। IBS जो है हम इंडियंस में खासतौर से ज़्यादा है, और ऑलमोस्ट 40-50% लोग जो हैं IBS से, जिससे कि हम लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं, होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी कैंसर या कोई भी क्रॉनिक इलनेस नहीं करेगी। ये जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया था, जब हम लोग खाना जो पसंद करते हैं, मुंह में स्वाद में आता है, वो जब ज़्यादा ले लेते हैं या रिपीटेडली लेते हैं तो ये IBS होता है। क्योंकि हम लोगों की
जो इंटेस्टाइन है वो ओवर रिएक्ट करती है, वो इस चीज़ के लिए सूट नहीं करती है कि आप एकदम से जो है 3 दिन तक लगातार पूड़ियाँ या बासी पूड़ियाँ खाते रहें, तो वो इस तरह से मैनिफेस्ट होता है। IBS में ज़्यादातर इंडियंस में लूज़ मोशंस होते हैं। लूज़ मोशंस भी नहीं कहना गलत है, क्योंकि लूज़ मोशंस भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस के फॉर्म में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका IBS का जो टिपिकल सिम्टम होता है वो दिन में 2 या 3 बार टॉयलेट जाना, लैट्रिन पास करना, और ख़ास तौर से सुबह के टाइम पे जब आप एक बार लैट्रिन जाएंगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, फिर आप दूसरी बार जाएंगे। कई बार लोग कहते हैं चाय लेने के बाद फिर जाना पड़ता है या नाश्ता करने के बाद फिर जाना पड़ता है। शुरू में 2-3 बार आपको लैट्रिन जाना होगा, फिर आप दिन भर ठीक रहेंगे। हो सकता है शाम को जब आप घर लौटें तो फिर एक बार टॉयलेट जाना पड़ेगा। तो ये टिपिकल सिम्टम IBS का होता है, लेकिन इससे आपको लॉन्ग टर्म में कोई नुकसान नहीं होगा, और इसका ट्रीटमेंट भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इसका ट्रीटमेंट अगर आप सक्सेसफुल माने तो हमारा सबसे ज़्यादा है कि आप अपने खाने को रेस्ट्रिक्ट करें। कुछ डाइट है जो अगर आप गूगल करेंगे और FODMAP डाइट करके आप उसमें एंटर करेंगे तो उसमें सारी डाइट के बारे में आपको बता दिया जाएगा कि ये डाइटरी आइटम्स जो हैं आपको अवॉइड करने हैं। मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि तली हुई चीज़ें और जो हाई फैटी फूड होते हैं उससे सबसे ज़्यादा ये होता है। और एक बार आपने कंट्रोल कर लिया, आपने परहेज़ कर लिया, 7-8-10 दिन तक आप ठीक रहे, उसके बाद फिर आपने थोड़ी सी बदपरहेजी कर ली तो फिर से IBS हो गया आपको। फिर ट्रीटमेंट तो इसके 2-3 हैं जो जब लार्ज स्केल में सिम्टम्स होते हैं तो हम लोग देते हैं, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं दिए जा सकते, क्योंकि ये तो आपका अपना ही एटीट्यूड होना चाहिए जिससे इसको आप कंट्रोल कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर रसानिया, यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आज हम होली के संदर्भ में जो है वो तमाम बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, कई बार जब लोग होली खेलते हैं तो उनके मुंह में जो है वो सूखा रंग चला जाता है, जिस वजह से उनका गला जो है वो चोक हो जाता है, खांसी जो है वो आने लग जाती है, और कई बार लोग जो है वो कहते हैं कि जल्दी से पानी पी लो, उससे ठीक हो जाएगा। तो ये कितना ठीक है? जब ऐसी कोई स्थिति आए तो सबसे पहले जो है वो क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर पानी पी लेंगे तो वो रंग जो है वो तो गले से सीधे चला गया आपके अंदर, तो सबसे पहला जो हमें स्टेप है वो क्या लेना चाहिए प्रिकॉशनरी? सबसे पहला चीज़, जैसा पहले भी डॉक्टर त्रिपाठी ने बोला कि यदि कुछ भी आपको लग रहा है कि कुछ भी गलत हुआ आपका रंग के साथ में, यदि आँख में चला गया तो आँखों को अच्छी तरह धोएं, मुंह में चला गया मुंह में अच्छी तरह कुल्ला करें, अच्छी तरह ब्रश करके इसको बाहर निकाल। पानी पी के उसको अंदर तो डालना ही नहीं है, ध्यान रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सब आपके अंदर जाएगा, वो नुकसानदायक चीज़ है। तो कुछ यदि आँख में चला जाए रंग तो आँख को अच्छी तरह साफ पानी से, गुनगुने पानी से धोएं तब तक जब तक कि जलन खत्म ना हो जाए। मुंह में चला जाए तो मुंह में तुरंत कुल्ला करें, अच्छी तरह ब्रश करके सारा उसको जितना रंग निकाल सके निकालें। शरीर में कहीं किसी का आपको लग रहा है कहीं एलर्जिक कुछ हो गया है, तुरंत उसको गुनगुने पानी से साफ करें, धोएं, कैलामिन लोशन या कोई भी ऐसी चीज़ या क्रीम वगैरह उसको लगाएं ताकि वो आपकी त्वचा को थोड़ा ठंडक दे। तो ये सब चीज़ें करनी है आपको, मगर पानी पी के उस रंग को अंदर नहीं लेना है, थोड़ा ध्यान रखिए। और यदि आपको लग रहा है सांस में चला गया है तो तुरंत ऐसे पहले तो कोशिश करें कि उसको इनहेल ना करें, और यदि होता है तो बिल्कुल खुले वातावरण में आके खुली जगह के अपने आप को थोड़ा उन सब रंगों से थोड़ा दूर रखें, अपने आप दूर करें अपने आप को। हमारे ये सब चीज़ थोड़ा सा। हमारे अगले कॉलर मुकेश अवस्थी जी फोन लाइन पर हैं, जल्दी से उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए मुकेश जी, क्या जानना चाहेंगे? हाँ, किसान चैनल में सभी को होली की शुभकामनाएं मुकेश अवस्थी की तरफ से। जी, आपको और आपके परिवार को भी। सवाल पूछिए। सवाल ये है, किसान लोगों को एलर्जी हो जाती है, एलर्जी तमाम पेस्टिसाइड वगैरह या धुंध आकार से, तो वो अगर रंग का प्रयोग करें, उनके साथ कोई रंग होली का खेले तो रंग लगवाएं वो या न लगवाएं या दूर रहें? बिल्कुल इस तरीके से। जी, डॉक्टर रसानिया क्या बताएंगे? देखिए, जो आपने मुकेश जी जो आपने प्रश्न कहा ना कि एलर्जी हो जाती है, पहले एक और चीज़ मैं थोड़ा इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि मार्च या अप्रैल में, ये फरवरी मार्च अप्रैल में ये एलर्जी क्यों हो जाती है ज़्यादा, या दमा की समस्या क्यों बढ़ जाती है? वो इसलिए क्योंकि इस समय काफ़ी सारे फूल वगैरह खिलते हैं, तो कहीं वो पॉलन्स वगैरह जो होते हैं, जो उसके परागकण जो है कहीं ना कहीं वो जब इधर उधर फैलते हैं, वो सब सांस में जाके उनको एलर्जी, काफ़ी ये सब एलर्जेंट्स काफ़ी ज़्यादा वातावरण में हो जाते हैं। तो इसीलिए वो एलर्जेंट जो इस समय वातावरण में इतने सारे हैं, तो वो आपको एलर्जी ना करें। तो उसके लिए जैसा डॉक्टर त्रिपाठी ने बोला था, एक तो मास्क का प्रयोग इस तरह, खासतौर जिनको दमा है, जिनको अस्थमा है, वो इस मौसम में खासतौर से मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको प्रिवेंट करेगा। जिनको एलर्जी की समस्या वैसे ही है, जिनको एलर्जी होगा, जैसा बताया किसान लोग हैं जिनको एलर्जी की समस्या रहती है, तो वो डिपेंड करता है कौन सी एलर्जी, आपको त्वचा से संबंधित एलर्जी है या फेफड़ों से संबंधित एलर्जी है,
तो उनका थोड़ा ध्यान रखना है। अगर फेफड़े से मतलब आपको दमा या वगैरह ज़्यादा होता है तो थोड़ा मास्क का प्रयोग करें। यदि कोई अगर केमिकल वगैरह जैसे आप वो कीटनाशक दवाई वगैरह यूज़ करते हैं उससे एलर्जी है तो उस दौरान में खासतौर से अपने आप को उन सब चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करें, थोड़ा जितना हो सके दूर रखें इस दौरान में। जी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं जो पॉइजनिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया था, मैं एक चीज़ बताना भूल गया था। भांग पॉइजनिंग, अल्कोहल पॉइजनिंग, अगर आप समझते हैं कि आपकी ओवरडोज हो गई है किसी वजह से तो आप फौरन अस्पताल में जाएं। इनके एंटीडोट्स अवेलेबल हैं, डॉक्टर लोग इमीडिएटली आपको उपचार करेंगे, एंटीडोट देंगे जिससे आप पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ जो होली का त्यौहार है वो आप अच्छे से मना पाएं। हमारे यहाँ पर जो दोनों डॉक्टर्स हैं उन्होंने इतनी अच्छी सलाहें जो हैं वो हमारे आज के कार्यक्रम में आप सब तक पहुँचाई, और होली के रंग में किसी तरीके का कोई भंग ना पड़े उसके लिए भी आपको तमाम जो है वो बातें ध्यान में रखनी है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी जानकारी हमारे विषय से संबंधित आज हमारे दर्शकों को दी, उसके लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि अब तो वो समय चला गया जब लोग कहा करते थे कि बुरा ना मानो होली है, लेकिन अब बहुत सावधानी के साथ जो है वो आपने, चाहे होली हो या कोई भी पर्व हो, बहुत ही सावधानी के साथ अगर आप मनाएंगे अपने परिवार के साथ तो वो त्योहार में जो है वो चार चांद लग जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों, पिछले सप्ताह हमारे पास कानपुर से रजनी पांडे का ईमेल आया था। वो पूछती हैं कि माँ को लंबे समय से माइग्रेन की समस्या है जिसके कारण वे काफ़ी परेशान रहती हैं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से मयूरेश चटर्जी ने बोला कि 62 साल की माँ को दाएं तरफ पैरालिसिस की समस्या है, उनका दायां पैर बिल्कुल बेजान हो गया है। दोस्तों, बहुत जल्द ही हम विशेषज्ञों के सामने आपकी इन समस्याओं को ज़रूर लेकर हाजिर होंगे। और आपको बता दें कि अगर आपको हम साथ में ये भी बता दें कि इसकी सूचना कार्यक्रम के 2 दिन पूर्व आपको टीवी के माध्यम से ज़रूर मिल जाएगी। आप हमें मेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive@gmail.com। तो आज के कार्यक्रम में केवल इतना ही। अब अगले सप्ताह आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मंगल रहिए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आप सभी को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। हम वापस आएंगे और तेरे पूरे खानदान को मिटा कर रख देंगे। वो दीदी माँ तुमसे क्या कह रही थी? कब? वो आज सुबह हॉल में। हम बताते हैं। हे भगवान, मैं तो इसमें डर से मर जाती। ये भूखा का घर है, इसलिए आप बच गए। रात में आने वाला कभी यहाँ से वापस नहीं जाता।
देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।